हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, जिसमें हम लास्ट सेशन में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एसए 700, 705 एंड 706 तीन स्टैंडर्ड्स हमने कवर अप कर लिए थे। तो आज के रिवीजन सेशन के अंदर हमारे दो स्टैंडर्ड्स बचे हुए हैं, वन इज एसए 701 और दूसरा 710। तो स्टार्ट करते हैं 701 के साथ। 701 दैट इज इन रिलेशन टू की ऑडिट मैटर्स। 701 का पूरा नाम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एसए 701 की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले एसए 701 अप्लाई टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो एसए 701 की एप्लीकेबिलिटी एसए 701 ने ही लिख दी। इसके अलावा एसए 701 may be applicable in circumstances when auditor decide to communicate key audit matter in their auditor report. So that means it is again at the judgment of the auditor. However, SA 705 prohibit the auditor from communicating key audit matter when he disclaims the opinion on the financial statement. इसका सिंपल सा कारण है कि यदि आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इट मींस एज ए ऑडिटर यू आर नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और जब आप ऑडिट एविडेंसेस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए, देन आप कैसे की ऑडिट मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे? जब आप की ऑडिट मैटर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सो व्हेन ऑडिटर issue disclaimer of opinion on the financial statements, की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग नहीं होगी। नाउ की ऑडिट मैटर होते कौन से हैं? वो मैटर जो ऑडिटर की जजमेंट में करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए रेफरेंस में मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। Those matter that in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period। और इन मैटर्स को कहां से डिटरमिन किया जाता है या कहां से सेलेक्ट किया जाता है? These matters are selected out of the matters communicated to the TCWG as per the requirements of SA 260। जो मैटर हम TCWG को अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 260 बताते हैं, उन्हीं में से ही हम कुछ की ऑडिट मैटर को सेलेक्ट करते हैं। पर्पस क्या है? 3 to 4 मार्क्स का की ऑडिट मैटर का पर्पस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यह आंसर देना है, तो इसका मतलब आपको इसकी लर्निंग करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम हमारे हिसाब से जो सिग्निफिकेंट मैटर है उनको अलग से हाईलाइट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ की ऑडिट मैटर, तो इससे क्या हुआ? हमारी ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहांस हुई है। हमने कोशिश की है ट्रांसपेरेंसी को एक हाई लेवल पर लेकर जाने की। नंबर 2, की ऑडिट मैटर प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो एज टू असिस्ट देम इन understanding those matters that in the judgment of the auditor were of most significance। So additional information available हो गई intended user को, communicative value enhance हो गई। नंबर 3, to assist the intended user in understanding the entity and areas of significant management judgment। And fourth one, to provide a basis to further engage with the management and TCWG about certain matters relating to entity। क्योंकि जब मैं
एज ए ऑडिटर इन मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेटली हाईलाइट करता हूं इन द नेम ऑफ की ऑडिट मैटर, तो जो यूजर्स है उसको भी पता लगता है कि ऑडिटर की ओपिनियन में ये मैटर एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। इससे हमारी ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ती है बाय ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। इंटेंडेड यूजर्स को हमारी जजमेंट्स के बारे में पता चलता है, और ये मैटर्स प्राइमरीली वो मैटर्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं आउट ऑफ द मैटर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी एंड प्राइमरीली रिलेटेड टू द मैनेजमेंट जजमेंट एंड अबाउट द एंटिटी। सो इससे इंटेंडेड यूजर्स को आइडिया लगता है इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड अबाउट द मैनेजमेंट जजमेंट्स। और इसके अलावा क्योंकि ये मैटर्स सिग्निफिकेंट नेचर के हैं, तो इससे हम इन मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करके हम इनमें फर्दर एंगेज रहते हैं क्लाइंट के साथ कि इन मैटर्स में क्या सॉल्यूशन निकला है, इन मैटर्स का फ्यूचर आउटकम क्या निकल करके आया है। तो 4 चीजें हैं जो की ऑडिट मैटर के पर्पसेस के अंदर आ जाता है। नंबर 1, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू बाय ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, असिस्ट द इंटेंडेड यूजर इन अंडरस्टैंडिंग द अबाउट मैटर्स which are in the auditor's judgment were of most significance, assist the intended users to understand the entity and about the management judgments, and to provide a basis to further engage with the management and TCWG in a relation to certain matters. Now, अब बात आ जाती है ऑडिटर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये मैटर की ऑडिट मैटर बनना चाहिए और इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हम एज ए ऑडिटर बहुत सारे मैटर हैं जो टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसए 260, बट उनमें से जिन मैटर्स में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस किया है ऑडिटर ने, या ऑडिटर की जजमेंट है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्ड मैनेजमेंट जजमेंट्स। एग्जांपल, मैनेजमेंट जजमेंट्स, मैनेजमेंट कहां कहां पर जजमेंट्स लेती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के केस में, तो उनके रिलेशन में मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स ली है, तो वहां पर ऑडिटर का व्यू क्या है। यदि ऑडिटर उन एरियाज में ज्यादा रिस्क असेस कर रहा है, उन एरिया को मान रहा है कि ये मैटर ऐसे हैं which I should bring into the knowledge of the users of the financial statement, he will select this matter as the key audit matter. Considering effect of significant events or transactions occurred during the year. So, out of the various matters, जितने भी matters ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को बताए 10, 20, 25, 50, उनमें से की ऑडिट मैटर इन 3 क्राइटेरियाज के ऊपर बनेंगे। नंबर 1, वो मैटर जिनमें ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हाई लेवल का असेस किया है। नंबर 2, जहां पर ऑडिटर की सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं इन रिलेशन टू मैनेजमेंट जजमेंट्स। एंड थर्ड वन, बेस्ड अपॉन द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ, इसके बाद कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, 2 से 3 नंबर का यह क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर ऑडिटर को की ऑडिट मैटर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, यदि लॉ और रेगुलेशन ही ऐसे मैटर के डिस्क्लोजर्स को प्रिक्लूड करते हैं। लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड सच डिस्क्लोजर्स अबाउट द मैटर्स। नंबर 2, ऑडिट की गई, ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर डिटरमिन किया, बट ऐसा लगा ऑडिटर को कि यदि मैं इन मैटर को रिपोर्ट करता हूं, इन मैटर से इंटेंडेड यूजर्स को इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना इस मैटर की डिस्क्लोजर से नुकसान पहुंच सकता है। ऑडिटर डिटरमिन दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट बिकॉज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस of doing so, मतलब रिपोर्टिंग would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication. लेकिन ये चीज अप्लाई नहीं होगी यदि एंटिटी ने अपने आप ही इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रखा है। तो अब
को कहां पर ऑडिटर को की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए? नंबर 1, व्हेन इट इज प्रिक्लूडेड बाय द लॉ और रेगुलेशन, एंड नंबर 2, व्हेन ऑडिटर की जजमेंट में इस डिस्क्लोजर के उतने बेनिफिट नहीं होंगे जितने इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाउएवर, इफ अंडर एनी रिक्वायरमेंट इन चीजों का पब्लिक डिस्क्लोजर एंटिटी ने खुद ही दिया है, इन दैट केस फिर आप भी इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट और ये इसकी सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शन। तो 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसके कीवर्ड्स हैं प्रिक्लूडेड बाय लॉ और रेगुलेशन, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस विल आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। नाउ अब बात आ जाती है कैसे की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग करनी है, हाउ द मैटर इज टू बी रिपोर्टेड। इसके लिए आप एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन द नेम ऑफ की ऑडिट मैटर। जब मैंने आपको एसए 700 का फॉर्मेट कराया था तो इसमें बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे गोइंग कंसर्न था और गोइंग कंसर्न इज फॉलोड बाय की ऑडिट मैटर। दैट मींस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर पहले की ऑडिट मैटर आएंगे। तो सीक्वेंस क्या बनती है? ओपिनियन, देयर आफ्टर बेसिस फॉर ओपिनियन, MURG इफ देयर इज, एंड देन की ऑडिट मैटर। Now, use the separate section titled as the key audit matter. And in this section, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज करनी है जिसमें हमें बताना है की ऑडिट मैटर कौन से हैं। Those matters that in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period, and these matters were addressed in the context of audit of financial statement as a whole, and in a relation to this matter कोई separate opinion auditor ने अवेलेबल नहीं की है। ये मैटर ऐसे थे जो ऑडिटर को लगा करंट पीरियड की ऑडिट के रेफरेंस में मोस्ट सिग्निफिकेंस के हैं, and matter already been communicated to TCWG for their action, and hence they are being reported in the auditor reports for the benefits of the intended users of the audit report on the financial statements. Thereafter, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज देने के बाद की ऑडिट मैटर कौन से होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, फिर आप डिस्क्रिप्शन देंगे ईच की ऑडिट मैटर का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गई, देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन आ गई, और डिस्क्रिप्शन में आपको रीजन भी देना है व्हाई यू कंसीडर दिस मैटर एज अ की ऑडिट मैटर। डिस्क्रिप्शन शैल एड्रेस द रीजन व्हाई द मैटर वाज कंसीडर्ड एज अ की ऑडिट मैटर। तो रिपोर्टिंग का मैनर भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर, किन सर्कमस्टांसेस में की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करनी, की ऑडिट मैटर होते कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है। नाउ इसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, क्या की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट है मॉडिफाइड ओपिनियन का? नहीं। क्या की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट है MURG की रिपोर्टिंग का? नहीं। यदि आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं तो आप जो चेंजेस लाते हैं वो चेंजेस कौन से सेक्शन में आते हैं? ओपिनियन सेक्शन में एंड बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में। यदि आपको MURG डालना है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन की फॉर्म में डलेगा। हेंस की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसए 705, और ना ही ये सब्स्टिट्यूट है ऑफ द रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर द SA 570 ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न। तो जब कोई मॉडिफिकेशन आनी है या गोइंग कंसर्न के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद SA 705 एंड SA 570। मॉडिफिकेशन की डिटेल आप कहां देंगे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में, और SA 570 गोइंग कंसर्न की डिटेल गोइंग कंसर्न सेक्शन के अंदर।
तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रख देने वाली है, जो मैटर ऐसा है जिसके कारण ओपिनियन ही मॉडिफाई हो गई, वो मैटर जिसके कारण गोइंग कंसर्न का पैरा आ गया MURG, क्या ये की ऑडिट मैटर नहीं है अपने आप में बाय देयर नेचर, जिसके कारण ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई एंड देयर आर सम मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न? जी हां, ये तो अपने आप में ही की ऑडिट मैटर है, लेकिन इनको की ऑडिट मैटर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में इनके लिए सेपरेट सेक्शन बनाए गए हैं। तो क्या हम की ऑडिट मैटर में इनका सिर्फ रेफरेंस दे दें? यस। मान लीजिए आपकी कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं है इन एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर जिसके कारण मॉडिफिकेशन हुई या MURG आ रही है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है? ध्यान आ रहा है? ये पॉइंट मैंने आपके साथ रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया था काफी डिटेल में ऑडिट रिपोर्ट दिखाकर। वहां पर ऑडिटर कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है की ऑडिट मैटर सेक्शन में, एक्सेप्ट वो मैटर जो मैंने कहां दे रखे हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में। डिस्क्लेमर के केस में तो KAM आता ही नहीं, या फिर MURG सेक्शन के अंदर। तो यदि MURG की बात आती है, वो अपने आप में की ऑडिट मैटर है, बट उसकी डिटेल की ऑडिट मैटर सेक्शन में नहीं आती, रादर MURG सेक्शन के अंदर आती है। यदि ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट की ऑडिट मैटर है, लेकिन इसकी डिटेल की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके लिए रिपोर्ट में अलग से सेक्शन बना हुआ है मॉडिफिकेशन का, दैट इज बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन। तो की ऑडिट मैटर में तो सिर्फ ऑडिटर इसका एक रेफरेंस दे देता है कि मेरे कुछ मैटर्स हैं जहां पर मॉडिफिकेशन है या फिर MURG है, आप उसको रेफर करिए। तो ये था हमारा SA 701। आगे चलते हैं, लास्ट स्टैंडर्ड SA 710। 710 बात करता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की, जिसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड सेकेंड वन इज द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है क्या? It refers to those amounts and disclosures जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं इन रिलेशन टू वन और मोर प्रायर पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इट इज not only refers to the amount but also refers to the disclosure and at the same time जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है और वो क्या है, क्या सिर्फ इमीडिएट प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन ही कंपैरेटिव मानी जाती है या एक से ज्यादा पीरियड की यदि इंफॉर्मेशन लगाई गई है वो सारी इंफॉर्मेशन ही कंपैरेटिव मानी जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन ही कंपैरेटिव मानी जाएगी, वन और मोर प्रायर पीरियड। तो अब ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहली कैटेगरी, इसको नाम देते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का, और दूसरी कैटेगरी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स कौन सी होती है? ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट्स को एंड डिस्क्लोजर्स को फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स ये करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा सिग्निफिकेंट इंटीग्रल पार्ट है और आप इस इंफॉर्मेशन को करंट पीरियड के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे। स्टैंड अलोन इस इंफॉर्मेशन की एज सच कोई भी अलग से आइडेंटिटी नहीं है। तो करंट पीरियड के रेफरेंस में ही प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। तो जब आप करंट पीरियड इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। तो
ऐसी इंफॉर्मेशन जो करंट पीरियड का इंटीग्रल है, जिसको अलग से ना तो टाइटल के अंदर लिखा जाएगा, और यदि इनकी ऑडिट होती है तो ऑडिटर भी इनको रेफर नहीं करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है जहां पर प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन वो इंटीग्रल होती है करंट पीरियड का, लेकिन जहां पर प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन करंट पीरियड के इंटीग्रल नहीं है, उसकी अपनी एक स्टैंड अलोन वैल्यू है। ऊपर यदि आप टाइटल देते हैं तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23, 22, 21 सारे ईयर लिखेंगे। तो इसका मतलब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करंट पीरियड के इंटीग्रल नहीं है। करंट पीरियड के इंटीग्रल होती तो ऊपर सिर्फ लिखा जाता बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 23 और नीचे 23, 22, 21 डाटा दिया होता। तो यदि ऊपर आप टाइटल में सिर्फ जो पीरियड या डेट रेफर करते हैं वो करंट पीरियड की करते हैं और नीचे प्रायर पीरियड का डाटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रायर पीरियड डाटा करंट पीरियड का इंटीग्रल है, उसको अलग से आप स्टडी नहीं करेंगे। ये लगाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ करंट पीरियड विद प्रायर पीरियड। लेकिन जहां पर जो प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन है वो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटीग्रल नहीं है और उसको सेपरेटली रेफर किया जाता है टाइटल के अंदर भी, और ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी रेफर करता है, तो उसको हम नाम देते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इंडिया का जो फ्रेमवर्क है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द एंटिटीज के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स बेस्ड हैं। आपने कभी भी ऐसी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी जहां पर यह लिखा हो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 22, लेकिन आपने ये बैलेंस शीट देखी होगी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22 और नीचे डेटा 22 का, 23 का, 21 का, एक से ज्यादा सालों का दिया हुआ। So what is comparative financial statement? Comparative financial statement is that comparative information जहां पर amounts and disclosures for the prior period are included for the purpose of comparison with the financial statements of current period, and but if audited, auditor अपनी opinion में इनको रेफर करता है। We audited the accompanying financial statements of X Limited, which comprises of balance sheet as at 31st March 23 and 31st March 22, रेफर करेगा वो दोनों डेट्स को। नाउ अब बात करते हैं ऑडिटर का क्या प्रोसीजर है इन रिलेशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। डिटरमिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है, यदि हां तो क्या उस इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड किया गया है एज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मींस क्या क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये डेटा करंट ईयर का है और ये डेटा प्रायर पीरियड का है। तो सबसे पहले आपका काम आ जाता है टू डिटरमिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ यस वेदर इट इज क्लासिफाइड एप्रोप्रिएटली। देयरआफ्टर फिर आपको चेक करना है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है क्या वो प्रायर पीरियड के अमाउंट एंड डिस्क्लोजर से एग्री करती है। जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लगाई गई है वो पिछले साल की है, तो पिछले साल के डेटा से मैच करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही आ गया, चेक करिए, इवेलुएट करिए वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। नंबर 2, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट की गई हैं इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट आर बीइंग फॉलोड इन द करंट पीरियड। तो मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी को चेक करना है, एंड इन केस देयर इज एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वेदर दैट चेंज हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट अराइज होता है एज टू द एनी मिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन,
आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू डिटरमिन वेदर एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट। और यदि प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन आपने ही इवेलुएट की थी, आपने ही एग्जामिन की थी लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट आपने दे रखी है लास्ट ईयर में, और अब आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है जिससे आपको लगता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हैं जिनको आप लास्ट ईयर की ऑडिट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, तो आपकी ड्यूटी अराइज हो जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 560। बट SA 560 की एप्लीकेबिलिटी तभी आएगी जब प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट भी सेम ऑडिटर ने कर रखी हो। Thereafter, auditor is required to obtain a written representation from the management to reaffirm कि जो पिछले सालों में आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी इन रिलेशन टू कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो करंट पीरियड की कंपैरेटिव है वो पिछले साल की करंट थी, तो जो पिछले साल आपने मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी विद रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन दैट रिमेन एप्रोप्रिएट, वो आज भी वैलिड है। तो ऑडिटर के प्रोसीजर में ये चार मेन बातें आ जाती हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 इवैल्यूएशन, नंबर 3 डाउट के केस में एडिशनल प्रोसीजर, एंड नंबर 4 ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। यदि ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑडिटर दोनों पीरियड को, करंट पीरियड को भी और प्रायर पीरियड को भी रेफर करेगा। ऑडिट ओपिनियन टू रेफर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड ऑन विच ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। एंड यदि ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड as expressed in current period differs from the opinion expressed in the relevant prior period, give substantive reasons for difference in other matter para। यदि लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन पर, जैसे मान लीजिए 21-22 अनमोडिफाइड क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन अब ऑडिटर क्या कर रहा है 21-22 और 22-23, यहां पर 22-23 के अंदर वो कहता है क्लीन चिट, लेकिन 21-22 में वो दे रहा है क्वालिफिकेशन। कंपैरेटिव में तो दोनों ईयर पर रिपोर्ट करेगा वो, तो ऑडिटर बताएगा क्यों मैं, जबकि पिछले साल 21-22 में क्लीन अनमोडिफाइड रिपोर्ट आई थी, मैं इस साल क्यों क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा हूं, इसका रीजन ऑडिटर स्टेट करेगा इन अदर मैटर पैरा। अब बात करते हैं मेन, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। इस स्टैंडर्ड में आपको एक तो ऑडिट प्रोसीजर लर्न करना है और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की रिपोर्टिंग। कंपैरेटिव की रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, उसका कारण यही है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर जो प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बेसिस पर चलती है। ऑडिट ओपिनियन इन जनरल रेफर नहीं करेगी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को, जो पिछले सालों की कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं उनके ऊपर रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों, सोचकर बताइए ऐसा क्यों। डेफिनेशन के अंदर क्लियरली कहा गया था कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है करंट पीरियड का, तो आपने करंट पीरियड का रेफरेंस दिया तो इसका मतलब उसमें करंट एज वेल एज कंपैरेटिव दोनों इंक्लूड है। लेकिन यदि आप कहते हैं पिछले साल की इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी और वो मॉडिफिकेशन अभी तक अनरिजोल्व है,
लास्ट ईयर ऑडिटर ने किसी प्रोविजन के ऊपर, किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसी एस्टीमेट के ऊपर क्वालिफिकेशन डाली थी और वो क्वालिफिकेशन आज भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या आपको करंट पीरियड की रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा इन रिलेशन टू कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस केस में आप मॉडिफाई कर दीजिए करंट ऑडिट रिपोर्ट को। अच्छा, यदि ऑडिटर को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के एविडेंसेस मिलते हैं इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर पिछले साल के ऑडिटर ने उस पर अनमोडिफाइड ओपिनियन दी थी, तो आप क्या करेंगे? आप 2-2 सालों का रेफरेंस तो देते ही नहीं। पिछले साल लेट से 21-22 में ऑडिटर ने दे दी अनमोडिफाइड रिपोर्ट, और जब आप 22-23 के ऑडिटर हैं और 22-23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 21-22 का डाटा भी लगा हुआ है, और 21-22 का डाटा, इसमें 2 ईयर के डाटा है, 22-23 एंड 21-22। यहां पर आप सेटिस्फाइड है, बट यहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं है। आप कह रहे हैं लास्ट ईयर की जो अनमोडिफाइड रिपोर्ट है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रिपोर्ट एक ही बनेगी ना 22-23 की, और उसी के अंदर ही 21-22 का डाटा भी डला हुआ है। तो एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect to corresponding figure if misstatement has not been dealt as required by applicable financial reporting framework। तो यदि इस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया गया, मिस स्टेटमेंट वाज नॉट बीन करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, तो आपको करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपको करना है, याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद 2 स्पेशल सिचुएशन है। यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरे ऑडिटर ने दे रखी है, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक अदर मैटर पैरा डालते हैं, जिसमें हम मेंशन कर देते हैं कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर बीन ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, और उसने ये ओपिनियन एक्सप्रेस की थी और इस डेट पर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी। प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, तो भी मैं अदर मैटर पैरा डालता हूं, जिसमें मैं कहता हूं प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो अनऑडिटेड है। लेकिन उससे मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने की। तो SA 510 के मेरे जो प्रोसीजर्स हैं वो मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड SA 710। तो इसके साथ हमारा जो एक चैप्टर है, चैप्टर 11, इसके हमने रिवीजन्स को कवर अप कर लिया। 5 स्टैंडर्ड हमारे 700, 701, 705, 706 एंड 710 हमारे कवर हो चुके हैं। अब आपका क्या काम है? वही जो मैं हर रिवीजन क्लास के बाद इन जनरल कहता हूं कि इन रिवीजन का बेनिफिट तभी है कि जो कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज करे हैं इन रिवीजन सेशंस में, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स में हमें क्या क्या चीजों को कवर अप करना है, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टैंडर्ड वाइज करिए। स्टैंडर्ड वाइज आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इन रिवीजन्स का एप्रोप्रिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक की रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।